अगर कंस्ट्रक्टर में हमने मॉडिफायर्स लगाए हैं तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? इसमें प्रोटेक्टेड लगा दिया तो क्या होगा? Protected constructor means the object of this class cannot be created. Cannot be created. This class is only available for inheritance. Can be created via derived class, child class. अभी तो बोला मैंने. This class cannot be created. By a child class can be By created. child class. Object किसका हुआ वो? Parent का base का Child का object हुआ ना यार, इसका object होना हुआ. base का कर सकते This class is only accessible for inheritance. क्या आप इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना सकते हो? तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. चाइल्ड में तो हम पेरेंट का ये नहीं बना सकते. इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. इसके साथ नीचे जाके बना सकते एक क्लास ए है बी है इनके अंदर दो चीजें हो गई. जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टांस. कौन बोल रहा है? Instance cannot be created. References can be created. Reference means चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना के बेस को असाइन किया, ये हो सकता है. बट ऑब्जेक्ट बनाना इज नॉट पॉसिबल. करके दिखाओ. क्लास है इक्वल टू न्यू क्लास है. Sole purpose of creating a protected constructor is that this class should only be used for inheritance and is not meant to be used directly. सेम विद प्राइवेट का भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. प्राइवेट का आप ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते. प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज होता है सिंगलटन सिनेरियोज के लिए. जब आप सिर्फ एक ही इंस्टांस बनाना चाहते हो तो आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया सो दैट इट कैन ओनली बी कॉल्ड इंटरनली. नाउ यू हैव द कंट्रोल. तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सिंगलटन. प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर इट्स अ वे of designing a class which is only meant for inheritance. You are not making this class as abstract. आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था, आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया, आपने कंस्ट्रक्टर प्रोटेक्टेड कर दिया. मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने जो लिखना था लिख दिया, मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहा हूँ, बट दिस इज अ प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर. फंडा सिमिलर हुआ. तो आप बताओ, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर प्रेफर करोगे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रेफर करोगे? सोचो. डिजाइन पर्सपेक्टिव से और डेवलपर के सिनेरियो से सोचो. आप सोचो कि प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर प्रेफर करोगे या एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रेफर करोगे? बात तो वही हो गई ना. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस भी इनहेरिटेंस होता है. प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर बनाया तो भी इनहेरिटेंस हुआ. कौन सा बेटर सिनेरियो है? एब्स्ट्रैक्ट बेटर है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैं इंप्लीमेंटेशन वगैरह भी ले सकता हूँ. उसके बाद ऐसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकता हूँ जो आगे. मैंने बोला कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ही नहीं, तो मैं प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर बना दूं या एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखूं. अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा होता, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती. एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाऊं क्लास को या प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर लिख के काम चलाऊं. तो समझ आ रहा है? सिर के ऊपर से जा रहा है. क्लास को तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना भी सकता हूँ. अगर कोई मेरा एब्स्ट्रैक्ट ना हो तब तो मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख सकता हूँ. तो बताओ ना, डिफरेंस बताओ ना, कौन सा यूज करूं? बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा? ये चीजें बुक्स में नहीं देखोगे कभी, किसी बुक्स में नहीं मिल सकती ये चीजें. आई एम आस्किंग व्हाई एंड व्हाट. प्रोटेक्ट एब्स्ट्रैक्टली
केस में हमने पूरा प्रोटेक्टेड आपने इसको बनाया है कंस्ट्रक्टेड को सिर्फ कंस्ट्रक्टेड अब बताओ तो थोड़ा दिमाग यूज लगा करने के लिए हम इसको सोचो and go for abstract क्यों सब जगह एब्स्ट्रैक्ट ही यूज रीजन है रीजन क्यों मुझे उस क्लास के अंदर घुस के देखने की जरूरत ना पड़े कि इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता विजुअल स्टूडियो में इंटेलिजेंस जब देखते हो ना आप क्लास लिखते हो तो सिंबल्स बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए अलग सिंबल है क्लास के लिए अलग सिंबल है अगर प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर हुआ विजुअल स्टूडियो क्या दिखाएगा दोनों को नॉर्मल क्लास और मैं कोड लिख डालूंगा सिंपल अगर मैं नोटपैड वगैरह में कहीं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा बट आई एम प्रोग्रामिंग इन विजुअल स्टूडियो आई शुड टेक ऑल द बेनिफिट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंबल बनता है कि दिस क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड उसका सिंबल अलग आता है नॉर्मल क्लास का अलग आता है तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या नॉर्मल क्लास है प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर देखने के लिए मुझे क्लास के अंदर घुसना पड़ेगा ये देखने के लिए कंस्ट्रक्टर प्रोटेक्टेड है क्या रीज़न है क्यों नहीं बनने दे रहा ठीक है सो बेटर ये रहता है कि क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो अगर ये चीज़ भूल जाओ अगर ये चीज़ नहीं है तो यूज़ एनीथिंग सेम वे दोनों का सेम पर्पस है स्टार्टिंग के बारे में आएंगे अभी उसके ऊपर भी आएंगे यहाँ तक क्लियर तो मॉडिफायर्स क्लियर हो गए पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इंटरनल प्रोटेक्टेड इंटरनल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कहाँ हुआ समझ आ गया प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर कहाँ हुआ समझ आ गया इंटरनल कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ किया वो भी क्लियर है प्रोटेक्टेड इंटरनल कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करोगे बाहर इनहेरिट हो जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ठीक है ना तो कंस्ट्रक्टर कहाँ का यूज होने वाले ये क्लियर हो गई चीजें सिनेरियो क्लियर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे सिंगलटन ठीक है You want to restrict the object creation. you want to restrict the object creation now how many ways can you define a class so that its object cannot be created question how many ways can you define a class so that its object cannot be created Manav हाँ बोलो Now explore all the scenarios. Yes sir. तीन ही है मेरे तरफ से 5 होने चाहिए चलो बताओ 3 बताओ ठीक है चलो एब्स्ट्रैक्ट क्लास a class which cannot be instantiated ये डेफिनेशन है बाकी सारी डेफिनेशन भूल जाओ बुक्स में पढ़ी है जो a class which can have at least one abstract method is an abstract class it's a wrong definition a class which cannot be instantiated why what is the purpose of creating an abstract class what is the purpose of creating an abstract class sole purpose is inheritance अगला
प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर, क्या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सही अप्रोच है? वैसे तो ठीक है, बट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। स्टैटिक क्लास, Static class. स्टैटिक क्लास। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर केस में ऑब्जेक्ट नहीं बनता, सिर्फ इनहेरिटेंस। सो पहला क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाहर से नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन रिफ्रेश करूं, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम आउटसाइड, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर चलता है। स्टैटिक क्लास और हमें सील्ड क्लास भी बोल देते हैं कई लोग इंटरव्यू में, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सील्ड क्लास ही बोल देते हैं। दिमाग में तो आया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मतलब लोग बोल देते हैं, सील्ड भी बोल देते हैं, फिर बाद में पूछते हैं सील्ड है क्या, वैसे ही भी बोल देता है। ठीक है ना? तो ये 4 तरीके हो गए आपके, इनमें से 3 है तरीके जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट आपका 4 ही हैं, 5 नहीं हैं। 3 ही थे। ये तो 3 ही, मतलब 5वां ये तरीका अफसोस कर रहा हूं। वो तो कंफ्यूज कर देगा। चलो ये क्लियर हुआ? और कोई तरीका आ रहा है दिमाग में? क्लियर? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, फूड फॉर थॉट। सोचो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा। सोचो, बनेगा, फर्स्ट इंस्टेंस में बन जाएगा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता क्या है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जनरली लिखते हैं जब मेरे क्लासेस में स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं और कोई और सिग्निफिकेंस? कोई सिग्निफिकेंस। ठीक है ना? तो इसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए वही सिनेरियो थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट्स? अब सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंस्ट्रक्टर से पूछे जाते हैं। हाँ जी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर। सिंगलटन में हम लोग सील्ड क्लास बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बनाते हैं। सिंगलटन में हम सील्ड क्लास नहीं बनाते। सील्ड क्लास बनाना ना बनाना वो अलग चीज़ है, इट्स नॉट रिलेटेड टू सिंगलटन पैटर्न। सील्ड हम बनाते हैं कि हम इसको इनहेरिट नहीं करना चाहते, फाइनल लेवल ऑफ इनहेरिट। ठीक है, सिंगलटन एक पैटर्न है। सोल पर्पस इज टू कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्रिएशनल पैटर्न है। यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी क्रिएटेड। तो सिंगलटन में एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, इसी में आप सिंगलटन का एग्जांपल दूं तो लॉक वाला सिनेरियो हो गया। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न की बात करूं तो लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगलटन। सॉर्ट ऑफ एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, बट एक सेमाफोर पैटर्न भी चलता है। सेमाफोर मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। वो सिनेरियो भी लेके आ सकते हो सिंगलटन में कि मैं इस क्लास के 5 ही ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। ये काउंटर रख लिया, 5 ऑब्जेक्ट तक अलाउ किया, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है ना? तो ऐसे सिनेरियोज भी, ऐसे भी कई बार सिनेरियोज बनेंगे, वो प्रैक्टिकल सिंगलटन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अप्रोच वही रहेगी, बट एक नया इम्प्लीमेंटेशन काउंटर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कैन बी क्रिएटेड ओनली। अब उसमें क्या वो चलेगा? n नंबर ऑफ क्रिएट करने के लिए एक एरे बना के रख लेंगे। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फ्री होगा उसी में से पूल बना के रिटर्न करते जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट पूलिंग का कंसेप्ट ऐसे बनेगा। ऑब्जेक्ट पूल में क्या हुआ? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना के रख लिए और उसी में से देते चले गए। उसकी लेंथ देख ली, जब तक लेंथ नहीं आई तब तक डालते तब तक देते चले गए। उसके बाद अगर जैसी लेंथ अचीव हो गई उसमें से निकाल। हाँ, लेकिन इस केस में क्या होगा? सिग्नलिंग का फंडा होना चाहिए कि जब किसी ऑब्जेक्ट ने काम कर लिया फिनिश, तो उसे सिग्नल करे कि मैं फिनिश हो गया हूँ, अब ऑब्जेक्ट किसी और को असाइन कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट फ्री हो, वापस अपने फ्री वाले पूल में आ जाए, तो वहाँ से असाइन हो जाए।
तो बेसिकली सिंगलटन के ऊपर फिर फर्दर आपके इम्प्लीमेंटेशन बन सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट पूलिंग, थ्रेड पूलिंग, सेमाफोर, ये सारे पैटर्न्स, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल अप्रोच पूछेगी भाई ये कहाँ यूज़ करोगे। हमने बताया था सिंगलटन होता है, एक मल्टी टन भी होता है, कंपोजिट फैक्ट्री होता है, ठीक है। चलो उस बाद में आते हैं, अब कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। तो स्टैटिक अगर कोई फील्ड हमने क्रिएट करी है, जैसे हम ऑब्जेक्ट हम एक, चल अब स्टैटिक पे ही बात करते हैं। जैसे व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? that doesn't have to have any relation to the number of objects created. Which is not related to instance is static. Anything which has a class scope is static. Anything which has object scope is instance. Static objects are shared across instances. यानी एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ, सारे उसी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं जितने भी इंस्टांसेस हैं। स्टैटिक इज टाइड अप टू क्लास नेम, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम इज स्टैटिक। व्हाट इज द लाइफ टाइम? क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल? So like object को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन लाइफ, आपने तो एंड बताया, लाइफ टाइम तो बताया नहीं आपने। स्टार्ट कब हुआ? object As soon as the class is loaded. Class is reference. As soon as the class is loaded. Class is loaded और अगर बात करें .NET की तो JIT कंपाइलेशन होता है, JIT कंपाइलेशन। और यहाँ पर कंपाइलेशन JIT वाला जो चलता है वो इस तरह चलता है कि when you refer a class for the first time, the class gets loaded into memory and then it's compiled into cache. Second time you refer same class, it is referred from cache rather than loading the class again. ये प्रोसेस चलता है JIT कंपाइलेशन। .NET के अंदर जो चलता है, कैश की लिमिट क्या होती है? कैश की लिमिट इतना ज़्यादा आपके पास एक होते नहीं है। कंपाइल्ड कोड है आपका, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंपाइल्ड कोड। कैश मतलब बोल रहा हूँ कंपाइल्ड कोड, कि पहली बार आया, लोड किया, कंपाइल करके रख लिया, अगली बार उसी में से उठा के देता है। फंक्शन में भी बात करें OGP और जी में आता है। फंक्शन ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर? स्टैटिक पे बात स्टैटिक के बाद Static का lifetime. lifetime Lifetime of static variable starts when the class or module gets loaded into memory. Until that module is unloaded, it will be in memory. तो मॉड्यूल कब तक लोडेड रहता है? जब तक आपका प्रोग्राम चलता है। यस और नो? यस और नो? नो। No, it's not right. It's not right thing to say that a module remains loaded in memory till the program exits. This is not right statement. It's not correct statement. We can load module multiple ways. Dynamic loading भी होता है modules का। कैसे? Reflection के थ्रू और app domain क्लास के थ्रू। ऐप डोमेन डॉट क्रिएट डोमेन, उसके थ्रू मॉड्यूल्स रन टाइम पे लोड होते रहते हैं। एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऐप डोमेन। अदरवाइज स्टैटिक वेरिएबल का ओवरकिल होता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन में देखोगे ना जाके, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशन में वो इतना स्टैटिक यूज कर रखा होता है कि मेमोरी बचाने की जगह ही नहीं बचती, सारा कुछ स्टैटिक है। स्टैटिक में दिक्कत क्या है? एक बार स्टैटिक ने किसी को रेफर कर लिया ऑब्जेक्ट को, तो एक बार स्टैटिक वेरिएबल ने किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर लिया तो गार्बेज कलेक्टर फ्री नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक तो फ्री होगा नहीं कभी। तो इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल शुड बी अवॉइडेड। स्टैटिक का हेल हो जाता है, शुड बी अवॉइडेड। स्टैटिक को कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि मेमोरी में दिक्कत आता है, लोकेशन डी लोकेशन में बहुत दिक्कत आता है स्टैटिक वेरिएबल के में, क्योंकि लाइफ टाइम का इशू है। ठीक है, स्टैटिक जब एलोकेट होता है, जब क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी, इसका मतलब वो एक क्लास जो भी है, जैसे ही वो कंपाइलर आपका एग्जीक्यूट करते करते एक लाइन पर आता है क्लास 1 ओबीजे इक्वल टू न्यू क्लास 1, वो चेक करता है क्लास 1 किस मॉड्यूल में है, वो मॉड्यूल लोडेड है या नहीं है, नहीं है तो लोड करता है।
ये तो अगर न्यू बनाया, अगर मैंने सिर्फ क्लास 1A लिखा और सेमीकोलन मारा आ गया ना यार, क्लास 1 तो आ ही गया ना। आ गया ना, उस टाइम पे टाइप मेटाडेटा चाहिए उसका। उस केस में आ गया। जब एक मॉड्यूल कंपाइल होता है तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं। तो जैसे ही रेफर हुआ, इसीलिए जब आपका प्रोग्राम चलता है तो देखते हैं ना, एरर मारता है कि डिपेंडेंसी मिसिंग, वो चलता ही नहीं है, एक डीएलएल भी डिलीट कर दिया। ये सब है EXE के हेडर वगैरह में इंफॉर्मेशन होता है, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। नॉट गोइंग इनटू इंटरनल्स ऑफ OS। 2-3 दिन तो हम खाली इसी चीज़ों पे बोल सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम 2 चीज़ों पे, दूसरी चीज़ पे हैं अभी, जस्ट ऑन एब्स्ट्रैक्शन, और हम लोग 2.5 घंटे से ऊपर का सेशन कर चुके हैं। सो स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम की बात कर रहे थे। स्टैटिक क्लास इज क्लियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग a static class? And when do you create a static class? क्या static class भी बनाया जाता है कभी? क्यों बनाया? मेथड्स बनाने के लिए बनाया है। तो एक पहला इन्होंने बोला सिनेरियो, एक्सटेंशन मेथड्स बनाने के लिए हम स्टैटिक क्लास का यूज़ करते हैं। और कोई किस सिनेरियो में यू विल गो फॉर अ स्टैटिक क्लास? मुझे तो ज़रूरत लगता नहीं स्टैटिक क्लास का। यूटिलिटी मेथड्स हो गया। जैसे हमारा मेथ क्लास होता है, मेथ क्लास और करते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स की स्टेट की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे यूटिलिटी मेथड्स से। जहाँ स्टेट नहीं चाहिए। अगर मैं स्टैटिक क्लास नहीं बनाता तो कोई डेवलपर गलती से उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अंदर कुछ है ही नहीं कॉल करने के लिए, तो उसमें स्टैटिक ही बना देते हैं। इट्स अ डिज़ाइन, बाय डिज़ाइन। इधर देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, बिकॉज इट हैज नथिंग अननेसेसरी। आप मेरा बाइट्स बेकार करोगे ऑब्जेक्ट बना के। एवरीथिंग इज एक्सेसिबल वाया क्लास में, तो स्टैटिक लगा। स्टैटिक क्लास कंटेन ओनली स्टैटिक मेथड्स, ओनली स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक क्लास बनाने का मतलब कल को कोई डेवलपर आया, वो गलती से उसमें स्टेट घुसाने की कोशिश ना करे। मैंने बनाया क्लास, मुझे लगा ये क्लास स्टेटलेस होना चाहिए, तो मैंने स्टैटिक लगा दिया। सो दैट मीन्स नाउ नोबडी कैन गिव इट इंस्टेंस वेरिएबल्स। इट्स डिजाइन। As a designer, I am restricting the developers in such a way that they should not provide any state to this class. This class is meant for stateless purposes. आपका ऑब्जेक्ट, आपकी नॉर्मल क्लासेस स्टेटफुल होते हैं, इंस्टांस होते हैं, उनके पास स्टेट होती है, इंस्टांस वेरिएबल्स। स्टैटिक क्लास बना रहे हो, इसका मतलब मैं नहीं चाहता इसमें स्टेट आए, बिकॉज इट ओनली हैज यूटिलिटी मेथड्स। इसलिए स्टैटिक क्लास नहीं बनाओगे। स्टैटिक मेथड लिखे, कल को कोई और आएगा, वो स्टैटिक उसकी जगह इंस्टेंस वेरिएबल में इंट्रोड्यूस कर देगा, अननेसेसरी आपकी क्लास ऊपर लोगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है कुछ। स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम क्लियर हो गया। व्हाट इज स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन वाया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर? Static members of the class, static class. इंस्टेंट करते नहीं है। Static constructor is used to initialize static variables. That's it. यही काम है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है? एक बार को इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है? कैन यू कॉल an instance constructor from another instance constructor? क्वेश्चन पूछता हूँ इससे पहले, what is the difference between a constructor and a member function? Constructor do not have a return type, not even void. Methods always have a return type or void. कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है फंक्शन और सब में क्या डिफरेंस है, वो कहीं पढ़ के आया होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है फंक्शन और सब में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली सी# प्रोग्रामर से पूछने का सेंस नहीं बनता है। VB में हुआ करते थे फंक्शन और सब। फंक्शन विच रिटर्न्स अ वैल्यू, सब रूटीन और सब विच डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। .NET में इफ नॉट रिटर्निंग अ वैल्यू इट इज वॉइड। फिर इंटरव्यू है ना, कुछ भी पूछे, किसी कहीं से साइट से उठाया क्वेश्चन, बता भाई फंक्शन और सब में क्या डिफरेंस है। इट्स नॉट द राइट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम अ C# डेवलपर। VB डेवलपर बताएगा, but .NET में there is nothing called subroutine or function. It's a method, it's a function which either returns a value or void. और कुछ constructors
are used to initialize member variables. Methods do not initialize anything. मेथड में लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको पहले असाइन करो फिर यूज करो. बिना असाइन के यूज करना इट्स एरर, कंपाइल टाइम एरर. कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली? इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर फ्रेमवर्क. मेथड्स नीड टू बी कॉल्ड, मेथड को कॉल करते हो. कैन कंस्ट्रक्टर बी कॉल्ड explicitly? yes sir, yes. कैसे? Name for object. Implicit हुआ ना, वो जब न्यू किया आपने implicit कॉल हो गया. Can constructor be called implicitly? Within a constructor, another constructor can be called. कैसे? So you कैसे? this दो कीवर्ड आते हैं, this और base. If I have a class A and this is constructor of A and I have another constructor called int I. I want कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, int I यहाँ पर कहीं एक मेंबर वेरिएबल है और यहाँ हम लिखता है कोड this dot I is equal to I. फर्क समझ आया? this dot I is equal to I. I is local, this is global. अब मैं चाहता हूँ कि when this constructor is called, let's say I is minus 2. I want whenever constructor gets called, I should be assigned a default value. I should be assigned a default value. तो यहाँ से तो आप वैल्यू पास कर ही रहे हो. यहाँ से पास करने के लिए हम लगा देते हैं this, let's say 10 पास कर. So when you say something like A, obj is equal to new A मतलब without parameter, this constructor will get called और ये इस constructor को कॉल करेगा. I की वैल्यू आ जाएगी 10, फिर ये constructor. What is the order of calling of constructor? Constructor किस order में कॉल होते हैं? Base से child. This is a right statement. कॉल तो चाहिए ही करता है. सोचो जरा, दिमाग लगाओ. बुक का मत सोचो. बुक्स में लिखा है कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. कभी हो सकता है? ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनता है. चाइल्ड अपने पहले बेस को कॉल करता है, वो अपने बेस को कॉल करता जाता है. पहले बेस फिनिश होता है, फिर चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, फिर आता. कॉलिंग ऑर्डर हुआ क्या? कॉलिंग ऑर्डर तो ऐसे ही गया ना यार. एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो है चाइल्ड टू बेस टू चाइल्ड. कॉलिंग ऑर्डर चाइल्ड टू बेस है. कॉल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि पहले चाइल्ड होगा, वो अपने पेरेंट को कॉल करेगा, वो अपने पेरेंट को फिनिश होते हुए ऊपर से आएगा. डिस्ट्रक्टर्स किस ऑर्डर में कॉल होते हैं? पहले चाइल्ड को होगा, उसके बाद नहीं सर, ABCD चाइल्ड इंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट है. चाइल्ड ही कॉल हो गया तो बेस कैसे हटेगा? चाइल्ड ही हट गया, फिर बेस कैसे हटेगा? कोड तो पहले चाइल्ड का एग्जीक्यूट हो रहा है. कोड पहले चाइल्ड का एग्जीक्यूट होता है. क्यों हो रहा है कोड पहले चाइल्ड का एग्जीक्यूट? पहले चाइल्ड का कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर वो बेस का करेगा, उसका बेस, उसका बेस, ऐसे. क्यों? क्योंकि अगर मैंने चाइल्ड में हूँ और मैंने बेस को पहले डिस्पोज कर दिया, तो चाइल्ड का कोड अगर चाइल्ड ने कहीं बेस को रेफर किया तो वो एक्सेप्शंस हैं, डिस्पोज एक्सेप्शंस. इसलिए डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इन रिवर्स. क्या डॉटनेट में डिस्ट्रक्टर्स होते हैं? हम लिख सकते हैं टील करके. That is not a destructor. That is finalize. Don't confuse destructor with finalize. We do not have destructors in .NET. We do not have destructors in पुराने जमाने की चीज थी. We do not have destructors in .NET. We have finalize. Finalize method. Tilde लगाया, वो finalize हो गया. Finalize has a special significance in garbage collection. देखेंगे garbage collection जब आएगा.
अभी क्लियर ये? एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। यहाँ से बेस को कॉल करना हो तो कॉलन बेस कीवर्ड लगा के हमारा बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑर्डर में कॉल होगा। पहले तो चाइल्ड ही कॉल होगा, लेकिन चाइल्ड अपना कोड एग्जीक्यूट करने से पहले बेस को एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में सिर्फ दिस वाला पहले कॉल पहले दिस होगा, कॉल इस वाले केस में ये तो पहले कॉल इसके पास आएगा, तो पहले लेकिन ये एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले ये बेस के पास चला जाएगा। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये फिनिश होगा। फिनिश कौन होगा? पहले बेस फिनिश होगा, फिर चाइल्ड फिनिश होगा। कॉल कौन पहले हुआ? कॉल पहले चाइल्ड हुआ, उसने अपने पेरेंट को कॉल किया, उसने पेरेंट को कॉल किया, क्योंकि चाइल्ड को पता है उसका पेरेंट कॉल है, पेरेंट को नहीं पता कितने चाइल्ड हैं। ऊप्स की फॉर्म सर पहले दिस कॉल होगा फिर डिफॉल्ट भी कॉल होगा। हाँ फिर डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ पहले दिस कॉल होगा, फिर ये आगे चलेगा। यानी ऑर्डर क्या रहेगा? यहाँ से कॉल आया इधर, इसने पहले इसको भेजा, ये कोड फिनिश होगा, फिनिश होने के बाद यहाँ आएगा, फिर ये फिनिश होगा। ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में क्लियर हो गया? कंस्ट्रक्टर का डिस्ट्रक्टर का फिनिश ऑर्डर कैसे होगा? डिस्ट्रक्टर का पहले चाइल्ड होगा, पहले चाइल्ड फिनिश होगा, फिर वो अपने बेस को कॉल करेगा, ताकि वो पहले चाइल्ड अपना क्लीन अप हो जाए। ठीक है ना? सो दैट चाइल्ड अपने पेरेंट, अगर पेरेंट पहले कर दिया और चाइल्ड ने उसको कॉल कर लिया तो वो इशू बन सकता है। लेकिन कॉलिंग वही रहेगी, कॉलिंग जैसे कंस्ट्रक्टर की वैसी रहेगी। वैसी रहेगी। पहले बेस बट हम उसको इसलिए डिस्कस नहीं करें क्योंकि डॉट नेट में होता ही नहीं, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट। सी प्लस प्लस का कंसेप्ट उसको सिर्फ टच किया तो भी इसलिए कि वी डू नॉट हैव डिस्ट्रक्टर्स इन डॉट नेट, सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द कॉलिंग ऑर्डर और सब। सी प्लस प्लस का टाइम का क्वेश्चन है, इंटरव्यू पूछ लेता है कई बार, तो बताना पड़ता है, बट वी डू नॉट हैव एनी डिस्ट्रक्टर। सो बोले फाइनलाइज होता है, फाइनलाइज इज नॉट अ डिस्ट्रक्टर सर। लोगों के फंडे हिले होते हैं, वो इंटरव्यू में वही पूछते हैं, उन्हें जवाब भी वैसे ही चाहिए, इसीलिए उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ। फाइनलाइज इज नॉट अ डिस्ट्रक्टर, फाइनलाइज हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग फॉर गार्बेज कलेक्टर। तो फाइनलाइज क्यों रखते हैं? तो फाइनलाइज दो चीज़ें, फाइनलाइजेशन क्यों, रेफरेबल क्यों, वो कंसेप्ट है, बाद में आएंगे जनरेशन वगैरह गार्बेज कलेक्टर जब पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। फाइनलाइज मेथड में क्या एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है? क्या करेगा रख के? फाइनलाइज में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फाइनलाइज इट्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक। क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर को follow- आपने कॉल ही नहीं करना तो मॉडिफायर देके क्या करना? इट्स अ टेम्पलेट, टेम्पलेट पैटर्न है। आपको टेम्पलेट दिया, इसी तरह से टेम्पलेट लिख सकते हो, इसी तरह से कोड हो सकता है इसका। अगर फाइनलाइजिंग है, थ्रेड लगा के मेथड नेम लो, इट्स अ डिस्ट्रक्टर, इट्स अ फाइनलाइज। फाइनलाइज में स्टैटिक नहीं होगा। नहीं, स्टैटिक करके क्या करेगा? फाइनलाइज बनाना है इंस्टांसेस के लिए, स्टैटिक को थोड़ा ना बनाएगा। ठीक है? इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दो चीजें। व्हाट इज इनहेरिटेंस? So the behavior of a class can be inherited by the direct class. Inheritance in UML terms is extension. Means base class behavior gets extended by the child class. उससे उल्टा होता है, चाइल्ड इज बिगर देन बेस। देखो चाइल्ड एक्सटेंड्स, इनहेरिट्स एंड एक्सटेंड्स। इनहेरिट कर रहा है और बढ़ा रहा है चीजों को। ठीक है? सो इनहेरिटेंस इज एक्सटेंशन एंड इनहेरिटेंस, दो चीजें। आप इनहेरिट कर रहे हो बेस से और उसको एक्सटेंड कर रहे हो। कितने तरह के इनहेरिटेंस पढ़े हैं? सिंगल इनहेरिटेंस होता है कुछ, डॉट नेट में कोई भी क्लास बनाओ, इट्स अ सिंगल इनहेरिटेंस, इट इनहेरिट फ्रॉम सिस्टम डॉट आउट। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा क्या? ए बी और सी इनहेरिट फ्रॉम बोथ ए एंड बी। डॉट नेट डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। व्हाई? सी शार्प बनाया गया था, डॉट नेट बनाई गई थी बाय एनालाइजिंग ऑल द लैंग्वेजेस दैट एग्जिस्टेड, जावा, सी प्लस प्लस वगैरह। सी प्लस प्लस से मल्टीपल इनहेरिटेंस होता था, बट सबसे बड़ा दिक्कत आता था स्कोप रिजोल्यूशन में। बोथ बेस क्लास हैव अ कॉमन वेरिएबल आई। नाउ
कैसे रिजॉल्व करोगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के। बट उन्होंने देखा कि यार ये जो बेनिफिट्स मिल रहा है हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस से, दैट बेनिफिट इज वेरी लेस कंपेयर टू दी परफॉर्मेंस लॉस दैट अराइजेज आउट ऑफ स्कोप रिजॉल्विंग दी स्कोप। परफॉर्मेंस बेनिफिट्स इतने नहीं थे, परफॉर्मेंस बेनिफिट्स बिल्कुल थे ही नहीं, लॉस था परफॉर्मेंस का, और थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिल रहे थे। इसके लिए इन्होंने जब बनाया C#, दे जस्ट रिमूव मल्टीपल इनहेरिटेंस completely and said you cannot inherit from multiple classes. If you want, you can implement multiple interfaces. क्लास एक ही रहेगी। क्लास एक होने से क्या होगा, जो वेरिएबल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, डेटा में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, वो नहीं आएगा। ठीक है या नहीं? क्लियर? नेक्स्ट आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो डॉटनेट में प्रेवलेंट है। इंटरफेस में प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। अभी इसके ऊपर भी आएंगे, इंटरफेस में क्या क्या होता है, अगला क्वेश्चन वही था। यहाँ तक क्लियर है अभी तक? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है डॉटनेट। मल्टी लेवल मीन्स A to B, B to C, C to D, कितने भी लेवल पे चले जाओ, एंड दिस इज द डिजाइन प्रिंसिपल, ओपन टू एक्सटेंशन, क्लोज टू मॉडिफिकेशन। इस वजह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी देयर इन एन इंटरफेस? एक इंटरफेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मेथड्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती है, इवेंट हैंडलर हो सकता है, और इंडेक्सर हो सकता है। चार चीजें। इंडेक्सर इज नथिंग बट अगेन अ प्रॉपर्टी सिंटैक्स। तो चार चीजें हो सकती हैं, मेथड, प्रॉपर्टी, इवेंट हैंडलर्स एंड इंडेक्सर। इंडेक्सर क्या होता है? प्रॉपर्टी को इंडेक्स से हमने एरे बनाया, एरे में एरे 0, 1, 2 लिखते हो, दैट इज इंडेक्स। बस फिनिश करेगा? पूरा कर लें इसको, उसको पूरा कर लें। बहुत है बहुत है। और थोड़ा देखते हैं, 15-20 मिनट और देखते हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। वैसे रिकॉर्ड नहीं सकती, हाँ जी, इनहेरिटेंस की बात करें तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल नहीं होता है, सिंगल होता है। डायमंड इनहेरिटेंस C++ में होता था ना भाई, यहाँ नहीं होता कुछ, मल्टी लेवल चलता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में कैसे बेस कंस्ट्रक्टर कॉल होना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी इनहेरिटेड? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल विद इन असेंबली, प्रोटेक्टेड इंटरनल विद इन एंड आउटसाइड दिस। ये चार चीजें इनहेरिट होती है। प्राइवेट डेटा इनहेरिट होता है, एक्सेस नहीं होता है। इनिट होता है, इंटरनल है ये, डॉटनेट का इंटरनल। प्राइवेट भी इनहेरिट होता है बट एक्सेसिबल नहीं होता। लेकिन अब इंटरव्यू को बोलोगे, बोलेगा क्या बोल रहा है, तो इसीलिए बोला नहीं, इनहेरिट नहीं होता। अच्छा मान लो हो रहा है, लेकिन इसका यूज तो नहीं, यूज नहीं है ना, विजिबल नहीं है। लेकिन इंटरनल से बोले तो नहीं होता, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। होता है इनहेरिट, एक्सेसिबल नहीं है। प्राइवेट स्कोप में इनहेरिट होता है। प्राइवेट स्कोप में इनहेरिटेंस इज नो इनहेरिटेंस एट ऑल, इनहेरिट हो ही नहीं रहा है क्या। तो इंटरव्यू को समझ नहीं आएगा तो बोलना नहीं होता, प्राइवेट वेरिएबल्स आर नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, अब इनहेरिटेंस में फंडे आते हैं फिर फर्दर। इनहेरिटेंस क्लियर हो गया, खत्म, यहाँ छोड़ देते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? one method but multiple shapes. Poly means many, morphs means forms, many forms. So one thing exists in multiple forms is polymorphism. दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है आपका ओवरराइडिंग। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उससे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय मेथड हाइडिंग? मेथड एक आप नहीं पढ़ा अगर ओवरराइड कर लेते हैं मेथड को, बेस क्लास का मेथड हाइड हो जाता है। मेथड हाइडिंग न्यू बना रहे हैं। क्यों यूज करते हैं मेथड हाइडिंग? वो डिफरेंट इम्प्लीमेंट मतलब मेथड हाइडिंग इज बेस क्लास में मेथड पढ़ा था, सेम सिग्नेचर के साथ चाइल्ड क्लास में मेथड बना दिया। क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता है ऐसा? जो मुझे बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को चेंज करना। बेस क्लास चलती हुई आ रही थी बहुत पुराने ज़माने से, लोग इनहेरिट करते जा रहे थे, यूज़ करते जा रहे थे। एक लेवल पे आके लगा मुझे कि मैं इनहेरिट तो कर रहा हूँ, बट ये फंक्शन जो है अब ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट हो चुका है तो मैं बेस क्लास को तो मैं मॉडिफाई कर नहीं सकता। आई विल हाइड दैट मेथड, कि जो इसके बाद जितनी चाइल्ड क्लास आएंगी उनको ये डेफिनेशन मिलेगी, द न्यू डेफिनेशन। एंड सिंस द ओल्ड डेफिनेशन इज नो यूज टू मी, आई जस्ट हाइड द इम्प्लीमेंटेशन completely. So when you have a functionality which you are inheriting, which is of no use, which is obsolete, we just hide that with a new functionality, new implementation, and that is called method hiding. अगर मान लो कि मैंने ABC इस क्लास से ऊपर वाली जितनी क्लास है उसको अभी भी वही क्लास फंक्शनलिटी मिल रही है, इससे नीचे वाली क्लासेस को ये वाली फंक्शनलिटी दी है। मान लो कि मेरे ABC नाम से फंक्शन है, मैं मान लो कि फोल्डर के नीचे उसके नीचे मैं ABC नाम से रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकते हो, कितनी बार रखो। लेकिन उसको ऊपर तक मैं बंद कर दिया, बंद नहीं किया, हाइडिंग जो कर दिया। सेम डेफिनेशन सेम नाम से सिग्नेचर आपने डाल दिया। कॉलिंग कैसे होता है? आपने चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल किया, चाइल्ड, एक मिनट यार, मेथड्स कैसे कॉल होते हैं? आपने बोला ऑब्जेक्ट डॉट मेथड में, पहले वो मेथड उस क्लास में सर्च होता है, वहाँ नहीं मिला तो उसकी बेस क्लास में, वहाँ नहीं मिला तो उसकी बेस क्लास में, ऐसे सर्च हो जाता है, टॉप पे जाता रहता है, सर्चिंग ऑर्डर। अगर आपने हाइड कर दिया एक लेवल पर आके, यानी जब वो चाइल्ड सर्च करने लगेगा तो उसे यही मिल जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, उसी लेवल पर आपका कॉल हो गया। दैट इज वाई वी हाइड, कि do not call the base implementation, I am providing a new implementation. So all my child will call this implementation. This object and its child object will call this definition. That is hiding. अब ऐसा ही कंसेप्ट ओवरराइडिंग भी होता है कि बेस क्लास में डेफिनेशन पढ़ा था, चाइल्ड ओवरराइड कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाइडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है? हाइडिंग और Abstract by design. Abstract के वो Abstract बनाया, virtual बनाया, उसको मैं नीचे override। ओवरराइडिंग इज रिलेटेड टू बिहेवियर। हाइड में हमने क्या किया? हमने स्कोप कम किया बेस क्लास का। चाइल्ड who were calling the base are now calling the child implementation, यानी जो चाइल्ड कॉल कर रहा था वो अपने नियरेस्ट बेस की इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर लेगा, रादर देन गोइंग टू द एब्सोल्यूट बेस एंड कॉलिंग द इम्प्लीमेंटेशन। दैट वाज हाइडिंग। ओवरराइडिंग में बिहेवियर चेंज होता है, यानी कि बेस चाइल्ड को कॉल करने लग जाता है। हाइडिंग में बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, हाइडिंग में चाइल्ड अभी भी बेस को ही कॉल कर रहा है, लेकिन अपने इमीडिएट बेस को। ओवरराइडिंग में बेस नॉर्मली एक क्लास अपना ही ऑब्जेक्ट कॉल करती है, बेस तो अपना ही कॉल करेगा, लेकिन ओवरराइडिंग में बेस चाइल्ड की इम्प्लीमेंटेशन को कॉल करने लगता है। सर अगर हमने बेस को अपडेट किया है तो देखो जरा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है उसके अंदर समझने के लिए। ओवरराइडिंग समझ आ गया, ऊप समझ आ जाएगा। What is this concept? This is hiding. देखो सिनेरियो, A obj is equal to new A, B obj2 is equal to new B, A obj is equal to obj2 as A। तीन तरीके से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ये A का ऑब्जेक्ट है, इंस्टांस वेरिएबल, ये B का ऑब्जेक्ट है, और ये
OBJ2 B का था, OBJ2 को कास्ट किया A में, ये बोलते हैं कास्टिंग। ऑब्जेक्ट या तो नॉर्मली बनता है या कास्टिंग के थ्रू। अब सिनेरियो देखो, मैंने बोला OBJ3, OBJ.foo, OBJ2.foo, OBJ3.foo। अभी हाइडिंग वाला सिनेरियो, OBJ.foo, OBJ is A, सिंपल थंब रूल, थाई ऑब्जेक्ट थाई मेथड, जिसका ऑब्जेक्ट है उसी का मेथड। ऑब्जेक्ट किसका है? इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगी B OBJ2 is equal to new B, OBJ2 डॉट किसका ऑब्जेक्ट है? D का इम्प्लीमेंटेशन कॉल। A OBJ3 equal to OBJ2 डॉट A, किसका ऑब्जेक्ट है? OBJ3 A का, भले ही B से बनाया है लेकिन है किसका? A, किसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल? बस रूल, जिसका ऑब्जेक्ट उसका मेथड। तो ये ऑब्जेक्ट है A B और A, लेफ्ट साइड पे जो होता है, क्लियर? अब अगर यहीं पर ही मैं लिखता वर्चुअल एंड ओवरराइड, अब देख OBJ.foo, वही थाई ऑब्जेक्ट थाई मेथड, B ऑब्जेक्ट अगेन थाई ऑब्जेक्ट थाई मेथड। C कैसे बना है ऑब्जेक्ट? कास्टिंग से बना है। तो एक थंब रूल, सेकंड थंब रूल जो हमेशा पहले लगाना है, कास्टिंग प्लस ओवरराइड कॉल चाइल्ड। कैसे बना है ऑब्जेक्ट OBJ3? कास्टिंग से बना है। कौन सा मेथड कॉल किया है? foo कॉल कर रहे हो एंड foo इज ओवरराइड, यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, कॉल चाइल्ड। चाइल्ड कौन है यहाँ पर? B, यानी B का इम्प्लीमेंटेशन, यानी ऑब्जेक्ट A का है, कॉल किसको कर रहा है? समझ रहा है? बिहेवियर चेंज, रन टाइम पॉलीमॉर्फ, रन टाइम पे रिजॉल्व हो रही है बिकॉज किसको कॉल कर, ठीक है नहीं? क्लास C इनहेरिट्स B, हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं A OBJ equal to new B। A OBJ is equal to new B, तीन तरीके से कास्टिंग कर सकते हो, न्यू B, ये तरीका या ये तीन सिंटैक्स है कास्टिंग। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एज कीवर्ड यूज कर लो या ऐसे यूज कर लो ब्रैकेट में, या आप चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करके डायरेक्ट असाइन, तीन कास्टिंग के सिंटैक्स। सेकंड A और B में न्यू में एक ऑब्जेक्ट बना है, तो ऑब्जेक्ट B में उसको B से इनिशियलाइज इसके बराबर कास्टिंग सेकंड वाले में कास्ट नहीं है। कौन सा वाला? ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, बी इधर इधर, ये कास्टिंग नहीं है, ये कास्टिंग है, ए इधर बी इधर, ये भी है। A OBJ3 equal to new B, ये कास्टिंग है। A OBJ3 equal to new B, this is also casting। B का ऑब्जेक्ट बना के A को असाइन कर दो, implicit casting। ये हो गई आपका इम्प्लिसिट, ये हो गई एक्सप्लिसिट, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ओवरराइडिंग में बिहेवियर चेंज, जरा ये वाला सिनेरियो देखो, क्लास C इनहेरिट्स फ्रॉम B, इसने कुछ नहीं लिखा, ना ओवरराइड किया ना हाइड किया। अब मैं C का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, C OBJ4 is equal to new C, C OBJ4, A OBJ4 equal to new C, बन सकता है ना? OBJ4.foo, OBJ5.foo। पहले देखते हैं OBJ4.foo, ऑब्जेक्ट कैसे बना है? कास्टिंग है, पहले तो रूल ही नलिफाई हो गया ये वाला, थाई ऑब्जेक्ट थाई मेथड, समझ आया नहीं? देखा C OBJ equal to new C, कास्टिंग तो हो ही नहीं रही, ये रूल खत्म हो गया, वापस कॉल बैक करते हैं पहले रूल पर। पहले रूल क्या था? थाई ऑब्जेक्ट थाई मेथड। अब C में ढूंढा फू, C में तो फू है नहीं,
यहाँ नहीं है तो कहाँ जाएगा, इधर सर्च करेगा, यहाँ मिल गया, इसको कॉल कर देगा। यानी ऑब्जेक्ट सी का था बट इसने कॉल किसको किया, बी को, लेकिन ये इसलिए किया क्योंकि सी में नहीं था, सी में होता तो सी को कॉल। ये वाला देखो, ए ओबीजे 5 इक्वल टू न्यू सी, कास्टिंग है, फू कॉल कर रहे हो, फू ओवरराइट हो रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो अगेन ओवरराइट। ए का ऑब्जेक्ट अगर ये भी ओवरराइट कर देता, पब्लिक ओवरराइट वॉइड फू, ए का ऑब्जेक्ट सी को कॉल करने लगता, लेकिन अभी बी ने ओवरराइट किया हुआ है तो ए का ऑब्जेक्ट बी को कॉल कर रहा है, जो भी आपको ओवरराइट में है। इन्हीं को ऐसे सर्च करना है, जहाँ पहला ओवरराइट मिलेगा वो कॉल करो, समझ आ गया? तो ऐसे आप बिहेवियर चेंज करते हो बेस का। नॉर्मली अगर ये नहीं होता, ओवरराइडिंग नहीं हो रही होती तो क्या होता है, ये कास्टिंग के बाद भी अगर ओवरराइड नहीं हो रहा था, ए डॉट फू करते तो यही वाली इम्प्लीमेंटेशन कॉल होती। तो वर्चुअल इसलिए दिया जाता है कि अगर कल को लॉजिक, जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखते हो, कोड लिखते हो फ्रेमवर्क का, तो वो बेस क्लासेस के बेसिस पे लिखते हो। आपने वर्चुअल रख दिया तो बेस क्लासेस अभी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कॉल कर रही है, कल को नई इम्प्लीमेंटेशन आई, आप चाहते हो विदाउट चेंजिंग दी फ्रेमवर्क मेरा कोड अब इस नए लॉजिक को पॉइंट करने लग जाए, तो आप ओवरराइड कर दो, खत्म। ठीक है ना, ये फायदा होता है ओवरराइडिंग का। बहुत है, लेकिन अभी हम बाकी चीज़ें हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म है, इंटरफेसेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इनके बारे में और भी हैं। 2 रूल्स अभी हमने देखे हैं। ये रूल याद रखो, ये रूल्स बुकिश नहीं है, रूल्स मेरे हैं। पहला रूल क्या था, तो दूसरा कॉल चेक, दैट्स इट। 2 रूल्स के ऊपर पूरा ये बेस्ड है, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकती। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, बनाओ भाई, बताओ कैसे बनाना है, दिमाग में याद रखो, ये 2 रूल लगाओ और हमेशा सही रिजल्ट पाओ। ठीक है, कल हम लोग का थोड़ा